नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 21 मई। आज हम लोग देखेंगे कि कौन से प्रश्न हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आ रहा है। क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग टूल का उपयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग यानी कि उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं उसके विकास में किया जा सकता है। तो क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है, मैं एक संक्षिप्त विवरण आपको इसका दे देता हूं। देखिए, जो हमारी जीन होती है, जीन का मतलब क्या है, जो हमारा डीएनए है, डीएनए का मतलब क्या है, ये कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा हमारे क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहां पे मिलेंगे, ये हमारी कोशिका में। पिछले वाले सत्र में भी मैंने आपको इसका परिचय बताया था। तो जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या मिलेगा, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए और हीस्टोन प्रोटीन, एक हीस्टोन प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस डीएनए के, ये जैसे डीएनए होता है, ऐसा डीएनए होता है, द्वि कुंठलित श्रृंखला होती है। तो इसी डीएनए का एक कोई टुकड़ा ले लिया जाए तो इसी टुकड़े को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो ये जो जीन होती है, तो हमारी कई सारी विशेषताएं, जैसे कि हमारा त्वचा का जो रंग की बात करें, हमारे बालों का रंग, हमारी आंखों का रंग, या हमारे अंदर यदि कोई रोग होता है, अनुवांशिक रोग है, तो जितने हमारे गुण होते हैं मानव शरीर के, वो सब किस पे निर्भर करते हैं, वो सब निर्भर करते हैं जीन पे। तो होता क्या है, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं जीन एडिटिंग। ये इसलिए बनाई गई कि भाई क्या होता है, कुछ हमारी जीन्स खराब होती हैं। खराब जीन्स का मतलब होता है कि जीन्स की वजह से जो हमें रोग होता है, तो ये हमारे रोग का कारण भी क्या होती है, अनुवांशिक रोग का कारण ये जीन्स होती हैं। तो ये जो खराब जीन्स होती हैं, क्या हम इनको हटा सकते हैं, या जो जीन हमारी सही होती हैं, सही का मतलब है जो परफेक्ट जीन है एकदम, क्या उनको अगर वो नष्ट हो गई हैं किसी कारणवश, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी कारणवश वो जीन नष्ट हो जाती है, तो क्या हम उनकी फिर से आपूर्ति कर सकते हैं या हम उनको फिर से पा सकते हैं। तो जब इन सारी चीजों की बात होती है, किन की बात, खराब जीन्स को हटा देना, या जो हमारी सही जीन्स हैं उनको अगर वो खराब हो गई हैं या वो नष्ट हो चुकी हैं तो उनको वापस से उनकी आपूर्ति कर देना, इस पूरी प्रणाली को हम लोग बोलते हैं जीन एडिटिंग। और इस जीन एडिटिंग को हम करते किस तरीके से हैं, क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी होती है उससे। अब देखिए, क्रिस्पर का फुल फॉर्म की बात करें तो होता है, सी से होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। शॉर्ट पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोम जो वर्ड आया है इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 1221, तो इसको चाहे आप लेफ्ट साइड से पढ़िए चाहे राइट साइड से पढ़िए, ये संख्या एक ही होगी। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ABCBA, तो ये क्या हुआ, पैलिंड्रोम हुआ। अब देखिए, ये जो हमारा डीएनए होता है ना, तो डीएनए में क्या है कि कई सारे नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो जो बेसिकली चार हमारे क्षार हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ACGT बोलते हैं। ए से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एडेनाइन बोलते हैं। सी से हम लोग साइटोसाइन बोलते हैं। जी से हम लोग इसको बोलते हैं गुआनाइन, और टी से होता है थाइमाइन। ठीक है, तो हमारी श्रृंखला में ऐसे करके ये लगे होते हैं, AGTC, फिर AGTC, AGTC। तो ये आवश्यक नहीं है ये इसी ऑर्डर में लगे हों। इन्हीं का ये जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, अगर मान लीजिए G पहले आ गया, A बाद में आ गया, तो उस व्यक्ति का कुछ और गुण हो गया, उसके अंदर कोई और गुण आ गया। T पहले आ गया तो हो सकता है उसके बालों का रंग कुछ और हो गया। C पहले आ गया तो हो सकता है उसकी आंखों का रंग कुछ और हो गया। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। तो ये जो एक क्रम होता है ना, इसी क्रम को हम लोग काट के निकाल लेते हैं, तो उसी को क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी डीएनए के टुकड़े को हम लोग जीन बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई खराब जीन होता है ना, तो इसको मैं यहां से पहले हटा देता हूं, बहुत सारा यहां पे लिख दिया है मैंने। तो देखिए, मान लीजिए कोई खराब जीन है, खराब जीन का मतलब है ये कोई डीएनए था हमारा, तो इस डीएनए में ये वाला पोर्शन जो था, ये त्रुटि थी इस जीन में। इस जीन की वजह से जो भी मानव था उसके अंदर मान लीजिए कोई बहुत ही असाध्य बीमारी है उसको, तो हम क्या करेंगे, जीन एडिटिंग में, जीन एडिटिंग टूल का यानी कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और इतने पार्ट को हम लोग काट देंगे। काटने का यहां पे मतलब है, केस9 जो ये चीज होती है, इसको, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है, इस चीज को याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन। तो ये होता है केस9, क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्या करता है, जैसे कैंची होती है ना, तो कैंची क्या करेगी, किसी चीज को काट देगी। उसी तरीके से जिस जीन के जिस पार्ट को हमें काटना होता है, हम उस पार्ट में इस प्रोटीन को भेजते हैं और ये पार्ट वहां पर उस टुकड़े को काट देता है। अब हम इसको भेजते कैसे हैं, इसकी सवारी क्या है, हम कैसे किसके साथ इसको भेजेंगे, तो ये याद रखिएगा, वो होता है GRNA। जैसे डीएनए होते हैं, ऐसे हमारी शरीर में आरएनए भी होते हैं। आरएनए कई टाइप के होते हैं,
हैं एक mRNA होता है, ठीक है, इसी तरीके से जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, तो उसी तरीके से जी मतलब होता है गाइडेड। गाइडेड का मतलब होता है जो रास्ता दिखाता है। तो पहले तो हम उस जीन की पहचान करें जिसमें गड़बड़ी है, फिर हमने क्या करा, इस गाइडेड आरएनए को क्या करा, वहां पर भेज दिया। अब जो केसीन प्रोटीन है ये पता लगाएगा कि ये गाइडेड आरएनए किस डीएनए के टुकड़े में फंसा हुआ है। जिस टुकड़े में भी ये उसको मिलेगा ये समझ जाएगा इसको इसी टुकड़े को काटना है, और ये काट के उसको अलग कर देगा, ठीक है। तो ये होती है टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टूल। बोल रहे हैं इसमें से इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। एलर्जी मुक्त खाद्य पदार्थ, बिल्कुल सही है। हरित ईंधन, एकदम सही है। कीटों को नष्ट करना, हम कीटों को भी नष्ट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से, उनकी जीन में परिवर्तन करके। जो हमारे एलर्जी मुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं इनको भी हम बना सकते हैं खाद्य पदार्थ की जीन में से कन्वर्ट करके, ठीक है। जैसे हम लोग बीटी जो फसलें होती हैं इनकी बात करते हैं। चलिए आज का मेरा प्रश्न है, आपको फुल फॉर्म में कमेंट करके बताना है कि बीटी में बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इन सारी अनुप्रयोग के विकास में हम लोग क्या करते हैं, कैस्पर Cas9 जीन एडिटिंग का सहारा लेते हैं। तो हमारे पहले तीनों विकल्प सही हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए ये चर्चा में क्यों था, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, एक समिति है गवर्नमेंट की जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, ठीक है। यह समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस समिति का काम यह होता है कि जो भी आनुवांशिक रूप से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम कृषि में कैसे यूज कर सकते हैं, कृषि में कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई भी बीटी फसल की बात करेंगे या आनुवांशिकता की बात करेंगे कृषि से संबंधित, तो वो सारे हमको जो सर्टिफिकेट होते हैं हमें किससे अप्रूव कराने होते हैं, किससे हस्ताक्षर कराने होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति से, ठीक है। जब ये प्रूफ कर देती हैं, जब ये हमें अलाउ करती हैं, तभी हम आनुवांशिक तरीके से कृषि में जो फसलें होती हैं उनका यूज कर सकते हैं या उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये यहां पर नई गाइडलाइंस आई हैं, तो इस वजह से ये चीज चर्चा में थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए राज्य व्यवस्था से अगला प्रश्न आया है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी, 100% सही है। मद्रास के बाद अगर नगर निगम की स्थापना की बात करें तो बंबई आता है और कलकत्ता आता है, ठीक है। तो मगर पहली जो स्थापना हुई थी नगर निगम की वो कहां पर हुई थी, वो मद्रास में हुई। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मेयो के 1870 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए जहां पर भी स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा की बात होगी तो वहां पर लॉर्ड मेयो नहीं आएंगे, वहां पर क्या आएंगे, लॉर्ड रिपन आएंगे। हमको पता है कि स्थानीय स्वशासन के जो जन्मदाता कहे जाते हैं वो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का जो सिद्धांत था वो दिया था, और वही सिद्धांत देखिए हमारा जो ग्राम पंचायत है या जो नगर पालिका है ये भी स्थानीय स्वशासन को लेकर बनाया गया। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट लॉर्ड मेयो के कारण गलत हो जाएगा। नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। यह आयु तो विधानमंडल के लिए है, जो राज्य के विधानमंडल के चुनाव होते हैं उसमें न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, या लोकसभा के चुनाव की बात करें। बट अगर नगर पालिका के चुनाव की बात करेंगे तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी, उसकी न्यूनतम आयु होगी 21 वर्ष, ना कि 25 वर्ष। तो यह कथन गलत हो जाएगा। हमसे सही कथन पूछे गए थे तो केवल पहला ही कथन हमारा सही है। अब देखिए ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि क्या है, बेंगलुरु में जो नगर पालिका के पिछले 2 साल से चुनाव निलंबित थे तो उनको कराने के लिए हमारे उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि ये चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। इस वजह से नगर पालिका जो है वो चर्चा में आ गया। अगला प्रश्न देखिए फिर से विज्ञान प्रौद्योगिकी से आया है, रेटिनोब्लास्टोमा। अब आपको पता होना चाहिए ये एक टाइप का कैंसर होता है, या कहीं पर इसको बोल देते हैं ट्यूमर। तो ये ट्यूमर कहां पर होता है, रेटिनो नाम लिखा है तो रेटिना इससे निकल के आता है क्या है, रेटिना। तो रेटिना का सीधा संबंध किससे होता है, हमारी आंख से। तो ऐसा देखा गया है कि ये रेटिना जो होता है, रेटिना को प्रभावित करता है कैसे, आंख का लाल हो जाना, या जो आंख की पुतली होती है ना, इस पुतली में सफेदपन आ जाना। कई बार देखा होगा पुतली में क्या हो जाता है, सफेदपन आ जाता है, तो वो भी इसका लक्षण होता है। आंख से खून आना, ब्लड आ जाना, वो भी इसका लक्षण है। आंख ना, जो हमारी आंख है वो उभर के बाहर आ जाए, थोड़ी सी आंख का उभर आना, तो ये भी इसका एक लक्षण कहा जाता है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं ये रेटिनोब्लास्टोमा के होते हैं। 90% केसेस में देखा गया है कि ये छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। कौन से बच्चे, 1 से 2 वर्ष की उम्र होती है या 5 वर्ष की उम्र होती है, बट हाल ही में देखा गया ये कुछ वयस्कों में भी पाया गया, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज चर्चा में आ गई। अब देखिए इसके संबंध में से कौन से गलत कथन जो है वो गलत हैं।
यह आंख का कैंसर है, बिल्कुल सही, जो रेटिना में शुरू होता है, बिल्कुल सही है। और केवल छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, केवल छोटे बच्चों को, यह गलत हो जाएगा। छोटे बच्चों के साथ साथ वयस्कों में भी प्रभावित होता है। अब देखिए, रेटिनोब्लास्टोमा वाले बच्चों में यह रोग केवल एक आंख को प्रभावित करता है, गलत, दोनों आंखों में यह हो सकता है ना। अब यह याद रखिएगा, यह एक आनुवांशिक रोग है। अब जरूरी नहीं है, आनुवांशिकता इसकी ऐसी होती है कि 55% तक यह आनुवांशिक होता है, या फिर यह हमारे जीन में किसी कारण से कोई परिवर्तन हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको जीन बताई थी, तो उसमें अगर कोई परिवर्तन हो जाएगा तो उस कारण से भी यह रोग होगा। तो दोनों कारणों से यह रोग हो सकता है और दोनों आंखों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही आंख को प्रभावित करे। अब हमसे गलत कथन पूछे गए थे तो यहां पर दोनों ही गलत हो गए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न नागोर्नो काराबाख से है। अब आपको पता होना चाहिए, बहुत समय से ये जो स्थान है वो चर्चा में रहा है, तो यूपीएससी में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसको मैप से हम लोग देखते हैं। देखिए, ये है अजरबैजान देश और ये है आर्मेनिया। अजरबैजान की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बाकू। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? येरेवान। दोनों की कैपिटल। आप ये जो जल का निकाय देख रहे हैं, वाटर बॉडी देख रहे हैं, ये कौन सा सागर है? ये हमारा कैस्पियन सागर है, इसको भी याद रखिएगा। तो आपको ये दो तरीके, ये पता चल गया कि कैस्पियन सागर से अजरबैजान जो है वो अपनी सीमा बनाता है। अब देखिए है क्या, पहले ये दोनों जो राज्य थे ना, वो यूएसएसआर का पार्ट थे, यानी कि सोवियत संघ का पार्ट थे। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा, उसके बाद क्या है, कई सारे जो राज्य हैं वो स्वतंत्र हो गए, तो उसी में से अजरबैजान और आर्मेनिया थे। अब अजरबैजान ने क्या करा ना, यहां पर एक क्षेत्र आता है, ये जो आप ये देख रहे हो क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र का नाम क्या है? इसी को बोलते हैं नागोर्नो काराबाख। ये क्षेत्र में क्या हुआ, इस क्षेत्र में आर्मेनिया ये कहता है कि इस क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वो आर्मेनियन हैं, वो आर्मेनियन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या वो आर्मेनियन जो संस्कृति है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, जबकि अजरबैजान कहता है कि चूंकि ये मेरे क्षेत्राधिकार में आता है, मेरी टेरिटरी के अंदर आता है, तो ये किसका एरिया हुआ? ये मेरा एरिया हुआ। तो इसी एरिया को लेकर दोनों देशों में क्या चलता रहता है? विवाद चलता रहता है। शुरू में इनके बीच में क्या हुआ कि कई बारी ऐसा हुआ था कि पीस डील भी हुई थी, शांति समझौता भी हुआ। तो यहां पर इस एरिया को लेने के लिए अक्सर इस बॉर्डर पे तनाव होता है, दोनों की जो आर्मी होती है वो आमने सामने आ जाती हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये जो एरिया है इसमें जो लोग रहते हैं, एक बार ये भी हुआ था कि इन लोगों का जनमत संग्रह कराया गया था। तो जनमत संग्रह का रिजल्ट आया, इन लोगों ने कहा कि ना हम आर्मेनिया की तरफ जाना चाहते हैं और ना हम अजरबैजान की तरफ जाना चाहते हैं, हम एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहते हैं। बट इनका जो परिणाम था इस जनमत संग्रह का, उसको अजरबैजान ने ठुकरा दिया। उसने कहा कि हम इस जनमत संग्रह को नहीं मानते हैं। तो यहां के जो लोग हैं उसको क्या है, अब चूंकि वो आर्मेनियन संस्कृति को थोड़ा सा फॉलो करते हैं, तो आर्मेनिया क्या करता है, सपोर्ट करता है। और यहां पर कई विद्रोही संगठन भी हैं जो कई बार अजरबैजान की सरकार के खिलाफ कुछ हिंसक छिटपुट यहां पर झड़पें होती रहती हैं इनके बीच में। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, ये चीज न्यूज में आ गई। अब प्रश्न की तरफ वापस जाते हैं, तो बोल रहे हैं कि नागोर्नो काराबाख जो है वो किसके बीच का एक क्षेत्रीय संघर्ष है? आपको ऑप्शन देखते ही पता चल गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेनिया और अजरबैजान। दोनों की लोकेशन जो है वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति पूछी जा रही है। ठीक है, पहला है लोकतांत्रिक गणराज्य। वास्तविक संवैधानिक स्थिति का मतलब है कि भाई हमारी जो प्रस्तावना है उसमें जो जो शब्द लिखे हुए हैं, जो भारत की राजनीतिक जो संरचना है उसको दर्शाते हैं, तो उसमें कौन कौन से शब्द इसमें ऐसे थे जो हमारी प्रस्तावना में उस समय पर, यानी कि किस समय, 26 जनवरी 1950 में लिखे हुए थे। तो पहला लिखा हुआ है लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या ये दोनों शब्द हमारी प्रस्तावना में इस तिथि पे थे? बिल्कुल सही है। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या ये हमारी प्रस्तावना में थे? बिल्कुल सही है। इससे सही तो शब्द ये हो गया, क्योंकि इसमें जो था, इसमें प्रभुत्व संपन्न जो था वो मिसिंग था, वो इसमें आ गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। पंथ निरपेक्ष हमको पता है, ये हमारा जो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। सा से हो गया समाजवादी, पी से हो गया पंथ निरपेक्ष और ए से हो गया अखंडता। तो याद रखिएगा, सपा इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो वो आपको कभी नहीं आप भूलोगे, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लो। सपा जो शब्द था ये 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो पंथ निरपेक्षता 26 जनवरी 1950 को नहीं था, यहां पर समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्षता नहीं था। ये दोनों आंसर गलत हो जाते हैं। ये वाला आंसर सही है, मगर इसमें प्रभुत्व संपन्न जो है, जिसको सोवरेनिटी बोलते हैं, सोवरेन, ठीक है, ये वर्ड इसमें नहीं है। तो सबसे परफेक्ट आंसर क्या है? वो है बी। तो 5वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आज के तथ्य में नजर डालते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का तथ्य है और बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी की दृष्टि से।
प्रोजेक्ट वारडेक स्टार्ट हुआ है। वारडेक का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है वॉर से हो गया वॉर, ठीक है, यहां पर आ गया वॉर, और आर से आप इसको ले लीजिए रिसर्च, डी से हो गया डेवलपमेंट, और सी से हो गया क्या? सेंटर। तो यानी कि एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है जिसमें जो वॉर होती है, जो युद्ध होता है, उसकी तरह, उसका हूबहू उसी की कॉपी ऐसे गेम्स जो हैं वो खिलाए जाएंगे। किसको खिलाए जाएंगे? इंडियन आर्मी को, जिससे कि जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं या जो हमारे सैनिक होते हैं, वो जो रियल परिस्थिति होती है एक युद्ध के अंदर, कैसे आपको निर्णय लेना है, क्या क्या वहां पर सिचुएशन, परिस्थितियां आ सकती हैं, वो सारी चीजें वहां पर क्या है कि रियलिस्टिक फॉर्म में उनके सामने, जैसा ये आप वॉर रूम देख रहे हो तो ऐसी स्क्रीन लगी होगी, ठीक है, इसमें गोलियां चल रही होंगी, इसमें एक सैनिक को जो है प्रशिक्षण देने के लिए यहां पर खड़ा कर दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि अब आप वैसे ही बिहेव करिए, अपना व्यवहार वैसे ही करिए जैसे आप एक युद्ध स्थल पे करेंगे, ठीक है। तो ऐसा एक पूरा इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, पूरा एक गेम बनाया जा रहा है। अब देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये बना कौन रहा है? ये बना रहा है RRU। RRU का मतलब होता है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी कहां पर है? गांधीनगर में है। याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इस विश्वविद्यालय का काम ही है कि जो भारत की सुरक्षा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, इसी पे शोध करना, इसी पे अध्ययन करना, ये इस विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य है। और ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, गांधीनगर में इनका हेडक्वार्टर है इस यूनिवर्सिटी का, ये यूनिवर्सिटी वहां पर स्थित है। तो इन्होंने ही क्या करेंगे, ये दिल्ली में ये बनाएंगे वॉरडेक, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएंगे जहां पर वॉर गेम इस तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से हमारी आर्मी है उसको प्रशिक्षित करने के लिए, रणनीतियों में प्रशिक्षित करने के लिए यह सिखाया जाएगा। इसमें मेटावर्स का यूज होगा। मेटावर्स बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। मेटावर्स का मतलब होता है जैसे एक रियल एनवायरनमेंट होता है, जो एकदम जो वास्तविक परिवेश होता है, उसको आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि AI के तरीके से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, कृत्रिम तरीके से बना देना। जैसे कि एक होटल बना देना, वहां पर एक ऐसा पर्यावरण बना देना, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देना कि उसमें पूरा लगे कि वो एक होटल है और हम वहां बैठ के खाना खा रहे हैं, जबकि हम बैठे होंगे अपने घर में। तो हमें एक आभासी जो पर्यावरण है वो बना देना, वैसा ही जैसा कि हम चाहते हैं। तो मेटावर्स का यूज करा जाएगा। तो ये है प्रोजेक्ट वॉरडेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी और हमारी इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथन करने, यानी कि उसको मजबूत करने की दृष्टि से भी, ठीक है। तो आज के सत्र में केवल इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा जो भी प्रश्न बताए गए हैं उनका जो स्पष्टीकरण मैंने दिया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक जरूर करिएगा। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके उसका आंसर दीजिए, जिससे कि और भी लोग उस कमेंट को पढ़ेंगे ना तो उनका भी ज्ञान वर्धन हो जाएगा आपकी वजह से। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।